ओके, कुछ आपको मैंने होमवर्क दे रखा है। एसेट के होमवर्क, बारे में। हाँ, एसेट के बारे में होमवर्क दिया था और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के बारे में बोला था पढ़ के आने के लिए, ठीक है ना। तो पहले आप क्या बताओगे? चलो पहले प्रिलिमिनरी बता दो, मैं भूल जाऊंगा पूछना बाद में। प्रिलिमिनरी समझते हो? बिजनेस सर, बिजनेस बनने से पहले जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको प्रिलिमिनरी कहते हैं। वेरी गुड, अच्छा आपने बताया। जैसे प्रीलिमिनरी, स्टैम्प, लोगो वगैरह। प्रीलिमिनरी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो होता है एक तरह से कह लो फॉर्मेशन एक्सपेंस है, ठीक है। कॉर्पोरेशन वगैरह कहते हैं। कॉर्पोरेशन एक्सपेंस जो भी है, ये एसेट है कि एक्सपेंस है ये बताओ। एक्सपेंस। हाँ, पहली नज़र एसेट। में मुझे और आपको लगता है कि ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एक्सपेंस है, बट एक्चुअल में ये एसेट होता है, जी सर। ठीक है। हम्म, इसको किस सेंस में यूज करते हैं कंपनी में, कैसे यूज यूज करते हैं वो सर बताता हूँ आपको। हाँ बोलो, कुछ भी हो। अब आया। हाँ अब आया। हाँ, दिखता है ना बच्चा लोगों नहाया कि नहीं नहाया, मेरे को सब दिख जाता है। अब बोलो। की जल्दी कमाते हाँ, अच्छी बात हैं। है। क्या बोलो, कहते हैं उसको। क्या क्या बता रहे थे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के बारे में? वो जैसे इनकॉर्पोरेशन करते वक्त जो खर्चे आते हैं, हाँ, लोगो वगैरह बना दिया, डिजाइन कर दिया लोगो हो वेबसाइट सकता है, वगैरह कोई बनाने में। सरकारी फीस हो सकती है, कोई कोई सरकारी फीस हो सकती है, किसी बंदे की फीस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है। अब सवाल है एसेट है या कि एक्सपेंस है? एसेट। एसेट है। पहली नज़र में पढ़ने में लगता है कि ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, नाम से लग रहा है जैसे खर्चा है, बट एक्चुअल में एसेट होता है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के बारे में आपको एक दो चीज़ें जाननी हैं। सबसे पहले तो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है ये कंपनियों में यूज होता है, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या लिमिटेड कंपनी हो वहाँ पे यूज करते हैं, किसी प्रोप्राइटरशिप वगैरह में यूज नहीं करते, पहली चीज़, ठीक। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये होता है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट 5%, 10%, 20%, कोई भी एक डिसाइड कर लिया जाता है टू बुक एज एक्सपेंस पर ईयर। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो 1 लाख रुपया खर्चा हुआ, फॉर एग्जाम्पल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस से 1 लाख का खर्चा हुआ, ठीक है। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि चलो हर महीने ना 5%, हर साल 5% बुक कर देते हैं, या हर साल 10% बुक कर देते हैं, या हर साल 20% बुक कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। हमें लगता है कि हमने जो लगाया है ये कितने साल के लिए टिक जाएगा। तो अलग अलग कंपनियों में लोग अलग अलग रेट डिसाइड करते हैं। कुछ लोग 20% डाल के 5 साल में ख़त्म कर देते हैं, कुछ लोग 10% डाल के 10 साल में ख़त्म करते हैं, कुछ लोग 5% डाल डाल के चलाते रहते हैं। अब डालते क्या हैं? तो इसको डालते हैं, हर साल इसको राइट ऑफ करते हैं, डेबिट लिखते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, और क्रेडिट करते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, समथिंग लाइक डेप्रिसिएशन, समथिंग लाइक, यानी अगर 1 लाख का खर्चा हुआ या लाइफ टाइम तो चलेगा नहीं, तो जैसे मान लो मैंने 10% डिसाइड कर लिया, तो 10,000 हर साल के 31 मार्च से बुक कर देते हैं। तो क्या होता है, अगले साल जब बैलेंस शीट में जाता है तो 1 लाख माइनस 10,000, ये आपका 90,000 प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में बैलेंस रह जाता है। और ऐसा नहीं कि तो अगली बार सर 90, हाँ अगली, ऐसा नहीं कि अगली बार ये 90,000 का 10% करते हैं, ये 10,000 हर साल वो डेबिट करते हैं, 10 साल में इसको ख़त्म कर देते हैं। अब आप पूछो। ये वाली एंट्री हर मतलब हर साल एंड में करते हैं, ईयर की एंड पे। हाँ 31 मार्च में करते हैं। ये समथिंग लाइक एक एसेट है, तो हर एसेट पे डिप्रिसिएशन होता है, तो इसको भी एक थोड़ा थोड़ा करके हर साल राइट ऑफ कर दिया जाता है। जैसे मान लो कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है ना, तो ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है तो लोग, कुछ लोग करते हैं भाई जो भी हमने खर्चा किया है
उसका एक अंदाज़ा लगा लेते हैं लाइफ टाइम कितना सेट कर लें, चलो 10 साल का लगा लेते हैं, 5 साल का लगा लेते हैं, तो नॉर्मली 10% चलता है या 20% चलता है। 5% कुछ कुछ लोग यूज करते हैं जहाँ पर अमाउंट बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लो 1 करोड़ है, 1 करोड़ का खर्चा हो गया, 1 करोड़ में से 5% ही बहुत, 5% यूज कर लेते हैं, इसको हर साल राइट ऑफ करते चलते हैं। ये क्लियर हुआ? जी तो ये भी एक तरह से एसेट ही है, इसीलिए हमने इसको इसमें कवर किया। दूसरी बात ध्यान रखना, ये चीज़ कंपनियों में यूज होती है, प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, इन सब में यूज नहीं होती है। तो सर इसको एज एन एडजस्टमेंट देखते हैं ना? एंड एक इसको एंट्री डालते हैं, बस एडजस्टमेंट एंट्री कह लो। मतलब जैसे डिप्रिसिएशन की एंट्री हम कैसे डालते हैं, साल के अंत में एक एंट्री पड़ती है, तो ये भी वही है। डेप्रिसिएशन खर्चा है, ये हर कोई जानता है, लेकिन डेप्रिसिएशन खर्च करने के लिए आपको कोई जेब से कैश नहीं देना होता, वो एसेट की वैल्यू घटा दी जाती है। वैसे ये भी एसेट है तो इसकी वैल्यू घटा दी जाती है। क्लियर हुआ? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या है ये तो आपको क्लियर था, लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हर साल राइट ऑफ किया जाता है, ये आपको नहीं पता था, ये आपने जाना, और ये कंपनियों में होता है, प्रोप्राइटरशिप्स वगैरह में नहीं होता। इसके बारे में और कोई कुछ पूछना है आपको? नो सर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं? ओके। अच्छा, और क्या था हमारा, और आप कुछ ऐसा बना के लाए हो होमवर्क, बताओ जी। और कोई है माइंड में? और कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो एसेट हो? तो कोई भी कार, व्हीकल। हाँ, ये हम पढ़ चुके हैं। और अगर कुछ आप नया सोच कर नहीं ला पाए हो तो कोई बात नहीं, पुराने ही बोल दो मोटा मोटा, फटाफट, जो कल हमने कवर किया था। एसेट में हमने क्या क्या कवर किया था? गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, हम्म, सॉफ्टवेयर्स। नहीं, सॉफ्टवेयर चलो ठीक है, एक लेवल तक ठीक है। पहले आप सारा बोल लो, फिर मैं समझाऊंगा सारा। सॉफ्टवेयर एसेट नहीं होगा? बताता हूँ, चलो अब बताओ, आगे चलो, और कुछ और बताओ। लोन्स एंड एडवांसेस। हाँ, वो हमने कवर कर लिया था, गुड। और प्रीपेड एक्सपेंसेस। कैश, बैंक, हाँ, कैश कैश इन एंड हैंड। करंट, ठीक है, करंट एसेट हो गया, गुड। मशीनरी। हम्म, बस। इसमें आपने बताया गुडविल में ट्रेडमार्क हो गया, आपने क्या बताया, पेटेंट्स हो गया, ठीक है। यही सब आते हैं आपके इंटेंजिबल एसेट्स में। प्रीपेड एक्सपेंस आपको क्लियर है ऑलरेडी। अब आपका एक सवाल था सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर का आपका आंसर कर देता हूँ, सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर को पढ़ लेते हैं। देखो, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रेडीमेड और एक होते हैं ओन डेवलपमेंट। रेडीमेड से मतलब है जैसे आपने टैली खरीद लिया, बीजी खरीद लिया, टैली खरीद लिया, बीजी खरीद लिया, ऐसे और भी कोई सब्सक्रिप्शन। टिकटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, विच इज रेडीमेड। तो मतलब ये किसी क्लियर? और का सॉफ्टवेयर आपने रेंट पे ले लिया। समथिंग लाइक दैट। हम्म, तो जब ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आप नहीं होता, ये रेंट पे नहीं है, होता तो आप ही का है। जैसे आपने कहीं 25,000 रुपये दे के बट टैली खरीद मंथली लिया, आप मंथली देना माल, पड़ता है ना, मंथली या ईयरली नहीं नहीं सब्सक्रिप्शन। नहीं नहीं, कुछ कुछ नहीं देना पड़ता, कुछ भी नहीं देना पड़ता। जैसे आज आप टैली 25,000 का है, आप जाओ 25,000 दे दो, तो 25,000 में ये आपका हो गया, ठीक है। लाइफ टाइम। लेकिन हाँ, लाइफ टाइम के लिए आपका है, कोई इसको आपको काट नहीं सकता। लेकिन होता क्या है, ये टैली वाले, बीजी वाले, जितने भी सॉफ्टवेयर चलते हैं ना, चाहे किसी भी चीज़ का सॉफ्टवेयर हो सकता है, ये लोग क्या करते हैं, इनके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो हर साल अपग्रेड करते रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा टैली जो है 4.0 है, 4.5 आया, 5.0 आया, 6.2 आया, 7 बहुत सारे आते हैं।
तो ये लोग क्या करते हैं सॉफ्टवेयर वाले, हर साल इसको अपग्रेड करते रहते हैं। ठीक है, आपने कोई वर्जन खरीद लिया, मान लो 20,000 में खरीद लिया कोई टैली, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर आपने खरीद लिया मान लो, ठीक है। तो टैली वाले ये बोलते हैं कि सर आपने खरीदा, बिल्कुल ठीक किया, सब आप ही इसके मालिक हो, हम मालिक नहीं हैं। लेकिन मान लो ये आपने खरीदा था 2023 में, अब 2024 आ गया, अब 2025 आ गया, तो टैली वाले कहते हैं कि सर अब हम अपग्रेड हो चुके हैं, अगर आपको लेटेस्ट सुविधा लेनी है तो आप अपने आप को अपग्रेड करो। अपग्रेड कैसे करोगे, हम पूछेंगे कि भैया अपग्रेड हम कैसे करें, तो क्या सर हमारी ना एक 4500 रुपये की फ़ीस होती है, ये आप दे दोगे तो यू विल बी एबल टू यूज़ द लेटेस्ट वंस फैसिलिटीज़, लेटेस्ट फीचर्स। अगर आप यूज नहीं करना चाहते, पुराने पे चल रहे तो चलते रहो। हो सकता है जैसे जैसे वर्जन पुराना होता जाता है, कुछ साल बाद, 5 साल 7 साल 10 ईयर्स के बाद इसकी सपोर्ट बंद कर देते हैं, स्टॉप सपोर्टिंग। ऐसा सुना होगा तुमने, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स में जब वो 10 साल पुराना हो गया, 5 साल पुराना हो गया, 20 साल पुराना हो गया, तो कंपनी क्या करती है, उस वर्जन की सपोर्ट देनी बंद कर देती है। चलता हुआ आज भी है, सॉफ्टवेयर आज भी चलेगा, लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई और आप सॉफ्टवेयर वाले के पास जाओगे, वो कहेगा सॉरी सर हम लोग इसका सपोर्ट बंद कर चुके हैं। ठीक है, हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, गायब हो गया, आवाज़ आ रही है आपको? तो मैं कह रहा था कि आपको जो है कंपनी सपोर्ट बंद कर देती है, ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर के साथ ही हाल होता है। अब इसमें क्या होता है, ये जो हम खर्चे करते हैं, इन खर्चों को हम डालते हैं सब्सक्रिप्शन पेड अकाउंट। चाहे आपने खरीद लिया स्क्रीन नहीं 20,000 का, स्क्रीन नहीं आई, अभी आ रही थी, मैंने तो बंद किया है, अब आ गई, अब आ गई। अब आ गई। मैं कह रहा था कि ये जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर हम खरीदते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने एसेट खरीद लिया, लेकिन एक्चुअल में ये खर्चा होता है, सब्सक्रिप्शन पेड अकाउंट में डालते हैं, एक्सपेंस होता है। इतना क्लियर है? जी। अब बात करते हैं ओन डेवलपमेंट की। ये आपका एसेट बनता है। क्यों? पहली बात तो ये जो ओन डेवलपमेंट वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, जैसे 15 लाख 20 लाख 1 करोड़ ऐसे सॉफ्टवेयर बनते हैं। ये बहुत बिग स्केल पे बनाए जाते हैं। जैसे मान लो कोई बड़ी इंडस्ट्री है, वो अपना कुछ काम कर रही है, तो इंडस्ट्री अपने ज़रूरत के हिसाब से कोडिंग करवाती है, सॉफ्टवेयर वाले बंदे हायर करके। ये परचेज नहीं करते, ये डेवलप करते हैं। क्लियर हुआ? इनको अगर अपना कुछ अपडेट कराना होगा तो खुद कराएंगे, नहीं कराना होगा, चल रहा है। इसमें कोई मार्केट नहीं है कि मार्केट में तो आपको अपडेट रहना है तो ये वर्जन लेना है, ये वर्जन लेना है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, इनको अगर अपना लगेगा कि मेरे काम में कुछ बढ़ गया है, कोई पोर्शन जुड़ गया है काम का, तो अपने में ऐड करा लेंगे, एक और फीचर ऐड करवा लेंगे, वो इनकी इच्छा होगी। क्लियर हुआ? और ऐसा और कोई पॉइंट है जो आपको लगता है डिस्कस करना है? कोई चीज़ आपको समझ में आती है? नहीं। अच्छा, सब्सक्रिप्शन पेड जो हमने पढ़ा था एक्सपेंस में, उस समय हमने सॉफ्टवेयर वाला पॉइंट डिस्कस नहीं किया था, तो आज हमने वो डिस्कस कर लिया कि सॉफ्टवेयर वाले खर्चों को हम कैसे डालते हैं। जी। आगे हम पढ़ेंगे लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का मतलब होता है, देसी भाषा में बात करो तो वो होता है जिम्मेदारी। ठीक, लायबिलिटीज़ में भी
आपके कुछ 2-3 पार्ट हैं, वो तो आप आपके थ्योरी में भी पढ़ के आए हो, उसको आपको समझ है। वो सारे आपके लायबिलिटीज होते हैं। जैसे एक तो आप कहते हो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट को आप लायबिलिटी मानते हो। आप बता सकते हो कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी क्यों है सर और क्योंकि किस बिजनेस सेंस में अलग हम लोग होता है, यूज़ करते ओनर बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता हैं? यस, है इन अकाउंटिंग सेंस। यस, यू आर राइट। तो तो जब बिजनेस के बैल लिए बिजनेस के हम्म लिए ओनर लायबिलिटी होता है। हाँ, ओनर का पैसा जो भी होता है वो बिजनेस लायबिलिटी होता बिजनेस है। क्योंकि बिजनेस जो है एक अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी होती है। बिजनेस के अदर अदर इनकम हो सकते हैं और एक इंसान के इनकम अलग अलग हो सकते हैं। तो चूँकि हम बैलेंस शीट चूँकि हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो बिजनेस के सेंस में पढ़ते हैं, और जब भी हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो हम बिजनेस का रिपोर्ट बनाते हैं। तो बिजनेस के लिए जो भी पैसा लगा होता है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। तो दैट इज़ वाई ये कैपिटल अकाउंट पढ़ते हैं। अब कैपिटल हमने शुरू किया है तो कैपिटल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जितना आप जानते हो तो जानते ही हो, और जो थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं, हो सकता है आपने पढ़ा भी होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, आप देख लेना क्या पढ़े। कैपिटल ये तो सिंपल भाषा में समझो तो पूंजी होता है। पूंजी का मतलब एक मालिक जब अपना कुछ पैसा लगा के बिजनेस शुरू करता है तो उसको बोलते हैं ही इंट्रोड्यूसेस कैपिटल। वो कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, अपना पैसा लगाता है। अब जब पैसे लगाने की बारी आती है तो कैपिटल लगाने के 2-3 तरीके हो जाते हैं। जैसे जब एक ओनर लगाता है तो उसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। जैसे आप बोलते हो मिस्टर राज कैपिटल अकाउंट, जो मालिक का नाम होता है, इस नाम से आप अकाउंट हेड खोल लेते हो, ठीक है ना। जब यही बात कंपनी में आती है तो कंपनी में इसको आपने पढ़ा होगा शेयर कैपिटल, और एक वर्ड आएगा ऑथराइज्ड कैपिटल। ये वर्ड आपने सुने हैं, जी सर। शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल। यस चलो पहले आप बताओ शेयर कैपिटल क्या है, थोड़ा बताओ, फिर अगर कोई कमी लगेगा तो मैं दुरुस्त करूँगा। बताओ शेयर कैपिटल क्या करते हैं, क्या होता है? सर, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो शेयर इशू करते हैं टू लोकल हम्म पब्लिक्स टू हम्म जनरेट मनी, हम्म तो उसको शेयर कैपिटल कहते हैं। ठीक है। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? सर, जितने शेयर्स वो लोग अपने लाइफ टाइम में इशू करवा सकते हैं। हाँ, यस, लिमिट, यस, गुड। सबसे पहले समझते हैं कि जो शेयर कैपिटल यूज होता है ये सिर्फ कंपनी के लिए यूज होता है। पहले तो ये फंडा रखो। कंपनी कंपनी लिस्टेड कंपनीज। कंपनीज कह लो, जरूरी नहीं लिस्टेड हो। अब कंपनी में थोड़ा सा हल्का बता दूं, एक होती है आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक होती है लिमिटेड कंपनी, ठीक है। लिमिटेड में भी दो होती है, एक लिस्टेड होती है। आपका शोर हो रहा है, आपके उधर से शोर आ रहा है। हाँ, मैं कह रहा था जो कंपनी लिमिटेड होती है वो लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिटरली ये लिटरली मोस्टली दो लोग चलाते हैं, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ज़्यादातर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो इशू करती हैं शेयर्स, दे डोंट इशू शेयर्स टू पब्लिक, ये पब्लिक के लिए नहीं होती। लेकिन लिमिटेड कंपनियों के लिए शेयर्स होते हैं ये पब्लिक के लिए भी होते हैं। कुछ कुछ क्लियर है? थोड़ा बता देता हूँ इसको और डिटेल में। जैसे मान लो दो लोगों ने बनाया ABC ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें दो डायरेक्टर हैं, मान लो एक रमेश है, एक सुरेश। दोनों ने 50-50% शेयर खरीद लिया। मान लो 10 रुपए के हिसाब से
10,000 शेयर्स हैं तो 5,000 शेयर्स इसने खरीद लिया 50,000 का, और 5,000 शेयर्स इसने खरीद लिया 50,000 का। तो टोटल शेयर इन्होंने खरीद लिए 1,00,000 के। दिस इज कॉल्ड ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के बारे में एक और जान लो। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है या कोई भी कंपनी होती है, इसकी मिनिमम 1,00,000 ऑथराइज रखना पड़ता है। रूल है कि कोई भी कंपनी आप बना रहे हो तो 1,00,000 से कम की ऑथराइज आप नहीं रख सकते। ज़्यादा आप जितना मर्जी रख लो, 10,00,000 रख लो, 10 करोड़ रख लो, नो प्रॉब्लम। ऑथराइज शेयर कैपिटल हम कम या ज़्यादा क्यों रखते हैं, इसका कुछ आइडिया है? मतलब क्यों मेरी आवाज़ कम आ रही ज़्यादा है? रखते हैं? जैसा ऑथराइज शेयर कैपिटल मैंने जी अभी सर, आ आपको रही है। बताया, गवर्नमेंट का रूल है कि 1,00,000 से कम आप ऑथराइज शेयर कैपिटल नहीं रख सकते कंपनी में। ज़्यादा आप जितना मर्जी रख लो, 10,00,000 रख लो, 10 करोड़ रख लो, कोई नहीं पूछने वाला। अब सवाल ये है कि ऑथराइज शेयर कैपिटल हम कम या ज़्यादा क्यों रखते हैं, किस किस केसेस में रख सकते हैं? हम कम ही क्यों रखें, ज़्यादा क्यों ना रखें, या ज़्यादा ही रखें, कम क्यों ना रखें? कुछ इसका आइडिया है? हाँ कि ना? नमस्कार। नो। पहली चीज, नो। जब आप ऑथराइज शेयर कैपिटल डिक्लेयर करते हो, गवर्नमेंट से अथॉरिटी लेते हो, तो पहली चीज आती है फीस। जैसे मान लो 1,00,000 के अगर आप ऑथराइज लेते हो तो मान लो आपको खर्चा पड़ता है 4,000, सरकार को फीस देनी पड़ती है। सरकार को पैसे देने पड़ते हैं जो भी आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल चाहिए। एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, हो सकता है ये 4,000 से कम हो या ज़्यादा हो। मान लो 10,00,000 का करते हो तो मान लो फॉर एग्जाम्पल 30,000 देनी पड़ती है। 1 करोड़ का करते हो तो मान लो आपको 2.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। तो मैंने एक टेंटेटिव लिया है। तो पहली चीज़ तो क्या है कि आपको फीस देनी पड़ती है सरकार को। तो लोग बात कहते हैं यार उतना ही रखो जितने से अपना काम चल जाए। ठीक। दूसरी चीज़ आती है कि मान लो हमने कोई बिजनेस शुरू किया कंपनी बना के, जिसमें बहुत पैसा लगने वाला है, जिसमें बहुत पैसा 10-20 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। तो अब लिमिट मेरी 1,00,000 की रहेगी, तो जब भी पैसा डलेगा तो फिर तो शेयर कैपिटल के थ्रू नहीं डल पाएगा, और फिर मुझे लोन दिखाना पड़ेगा, और कंपनी की टर्नओवर रहेगी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो उस केस में हमें मजबूरी में अपनी शेयर कैपिटल बढ़ा के रखनी पड़ती है। ठीक। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कुछ एक आध एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आएगा। जैसे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड तो कंपनियां तुमने बहुत सुनी होंगी, या कभी देखना बैलेंस शीट में देखना किसी कंपनी का ऑनलाइन मिल जाता है, उसमें देखना ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी होती है। तो आपको दिखेगा कि जो बड़ी कंपनियां होती है, लिमिटेड कंपनियां, उनमें ऑथराइज शेयर कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है। कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां भी ज़्यादा ऑथराइज रखती हैं। लेकिन कभी तुम देखना बैंक का, किसी भी बैंक का उठा लो, उनकी देखना ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी होती है। उनके बहुत ज़्यादा अमाउंट्स होते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि खाली बैंक में ही होगा, कहीं भी हो सकता है। किसी भी बड़ी कंपनी में ऑथराइज शेयर 10-10 करोड़, हजार करोड़ की भी हो सकती है ऑथराइज शेयर कैपिटल। वो इसलिए लेके रखते हैं कि कल को उन्होंने बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, पैसा डालना पड़ गया, वो कहाँ पब्लिक से भीख मांगते रहेंगे। वो अपना पैसा डालते हैं, तुरंत अपने नाम पे शेयर किया और काम चालू। ठीक है। ये मैं आपको बताया शेयर कैपिटल के बारे में, कैपिटल के बारे में बेसिकली पढ़ रहे हैं, तो इसमें शेयर कैपिटल भी एक पार्ट होता है।
ऑथराइज शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल में डिफरेंस आपको समझ में आ गया, कम ज़्यादा क्यों रखते हैं ये समझ में आ गया। इसी से रिलेटेड एक वर्ड आता है डिबेंचर्स। डिबेंचर समझते हो? लोन्स हो गए, लॉन्ग टर्म लोन्स। हाँ, ये लोन्स हो गए, इसको हिंदी में ऋण पत्र बोलते हैं। कुछ इसी से रिलेटेड होते हैं, बॉन्ड्स भी बोलते हैं इसको। कुछ क्या करते हैं लोग, बॉन्ड इशू कर देते हैं। भाई हमने 1 लाख रुपए लेने हैं तो बॉन्ड्स इशू कर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है उसको भी लोन चाहिए होता है, तो क्या करती हैं, बॉन्ड्स इशू कर देती हैं, कंपनियां डिबेंचर इशू कर देती हैं। और इनमें एक पॉइंट ये होता है कि कुछ ना कुछ इनको ब्याज देना पड़ता है, 6% हो सकता है, 7% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये पैसा इनको इमरजेंसी में चाहिए होती है तो ये लोग लोन ले लेते हैं, डिबेंचर्स इशू कर देते हैं। डिबेंचर जो है ये सब कंपनियों में यूज होता है। जो पर्सनल जो होती है, जो प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है या जो पार्टनरशिप फर्म होती है, उसमें वो लोग अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं। अब इसी से एक वर्ड आया अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन वो होता है विदाउट कोलेटरल या सिक्योरिटी। अनसिक्योर्ड लोन आपको उसको बोलते हैं जिसके अगेंस्ट आपने कोई सिक्योरिटी नहीं जमा करवाई। सिक्योर्ड लोन वो होता है अगेंस्ट सिक्योरिटी या अगेंस्ट फिक्स्ड एसेट्स या अगेंस्ट स्टॉक, जिसको बोलते हैं मॉर्गेज करना, जिसको बोलते हो आप। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने कोई बिजनेस खोला, और बिजनेस करके आपने जो है कार खरीद लिया और वो भी लोन पे खरीद लिया। ये जो लोन अकाउंट बनता है, कार लोन अकाउंट, ये क्या होता है, ये सिक्योर्ड लोन में आता है। ठीक। और जो बिजनेस लोन मिलता है, बिजनेस लोन भी जो मिलता है ये भी सिक्योर्ड लोन ही होता है, क्योंकि बिजनेस लोन में वो हाइपोथिकेट कर लेते हैं आपके स्टॉक को हाइपोथिकेट कर लेते हैं, डेटर्स को हाइपोथिकेट कर लेते हैं, कुछ भी उनकी अपने टर्म्स होते हैं बैंकों के। तो लोन में सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन क्लियर हुआ। अगला आता है लायबिलिटी का पार्ट होता है, वो बोलते हैं अभी लिंक टूट जाएगा, मैं दूसरा भेज दूंगा आपको। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर समझते हो? टोटल आवाज नहीं आ रही, आपका घर घर आ रहा है, दोबारा बोलो। हेलो हाँ अब बोलो। सर, जिनसे हमने कुछ सामान वामान खरीदा हो उधारी पे। यस यस, इसको आप दूसरी भाषा में आप सप्लायर्स कह सकते हो। तो ये सन्ड्री डेटर हमने पढ़ा था एसेट्स में। हाँ पढ़ाया था, पढ़ा नहीं एसेट्स था में बट पढ़ाया पता है मेरे को। था। आपको पता नहीं, मेरे को लिखा होगा सन्ड्री डेटर में, कैसे करंट एसेट में होना चाहिए। सन्ड्री अच्छा डेटर इज ए इम्पोर्टेंट, ये देखो सन्ड्री डेटर लिखा है। हाँ सन्ड्री डेटर लिखा है, उसमें एक छोटा सा पॉइंट था जो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप जिससे आप माल खरीदते हो उसको क्रेडिटर बोलते हो, राइट। ये सन्ड्री क्या है? टोटल। टोटल, हाँ ठीक, टोटल कह लो, वेरियस कह लो, ठीक है, टोटल वेरियस। तो
क्रेडिटर्स वो हैं जिनसे आप माल सप्लाई लेते हो। इसी में एक वर्ड आता है, जैसे एक वर्ड आता है, आपने सुना होगा, सब लेजर, और एक वर्ड आता है लेजर। इसको थोड़ा बता सकते हो डिफरेंस? हेलो। हाँ। सब लेजर नहीं पता, लेजर किसी पर्सन का अकाउंट से जितने भी लेन देन करिए वो रिकॉर्ड। लेजर आपने सही बताया। लेजर ऑफ कोई भी हो सकता है, पार्टी कह लो। क्या होता है, ये समझने के लिए बोलचाल की भाषा में क्या करते हैं, कोई मांगेगा आपसे काम करो, क्रेडिटर्स का लेजर लाओ, तब क्या करोगे? तब तो फंस जाएंगे। जब एक पार्टी का लेजर मांगेगा वो तो आपको समझ में आएगा, लेकिन अब बोलेगा क्रेडिटर्स का लेजर लाओ, तब क्या करोगे? तो क्रेडिटर्स एक तो है नहीं, मोर देन वन है। तो अगर मान लो 10 क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, उसमें से मैं किसी एक क्रेडिटर को अगर मुझे इंडिकेट करना है तो इसको सब लेजर बोलेंगे। ये केस खाली क्रेडिटर के लिए यूज नहीं है, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें। कल मैंने पढ़ाया था, शायद एक्सपेंस में पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था टेलीफोन एक्सपेंस एक क्या होता है, खर्चा होता है, ये लेजर होता है, ठीक है। लेकिन आपके दफ्तर में 5 फ़ोन है, तो आप क्या लिखते हो? टेलीफोन एक्सपेंस 1 नंबर, टेलीफोन एक्सपेंस 2 नंबर, टेलीफोन एक्सपेंस 3 नंबर। समझ में आए? तो इस ग्रुप के अंदर आप इतने सारे हेड डाल देते हो। जैसे एग्जांपल दिया मैंने, क्रेडिटर ग्रुप के अंदर 10 क्रेडिटर डाल देते हो, वैसे टेलीफोन एक्सपेंस के अंदर ये 4 अलग अलग सब, इसको सब लेजर बोलते हैं। कुछ क्लियर हुआ? क्रेडिटर्स में एक एक क्रेडिटर को हम सब लेजर बोल सकते हैं। ऐसे ही कोई ग्रुप ऑफ एक्सपेंस है तो उसमें एक एक एक्सपेंस को विच फॉल्स अंडर द सेम ग्रुप, उसको आप एक एक सब लेजर बोल सकते हैं। लेजर और सब लेजर का फंडा क्लियर हुआ? जब किसी एक लेजर के अंदर उसके बहुत सारे अलग अलग हेड्स होते हैं, उसको और हम बाइफरकेट करते हैं, तो जाके उसको हम सब लेजर बना देते हैं। जैसे अभी 5 टेलीफोन है, तो एक एक टेलीफोन के लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? इनका सब लेजर निकाल दो। लेजर तो मेन एक ही है, टेलीफोन ही है, लेकिन मैंने उसके अंदर एक सब लेजर बना रखा। बोलचाल की भाषा में, टैली की भाषा में इसको हम ग्रुपिंग बोलते हैं, ग्रुप लेजर, और इसको बोलते हैं लेजर। ये तो ग्रुपिंग की भाषा में होगी, टैली की भाषा में होगी। बाकी आप अकाउंट्स की भाषा में बोल सकते हो, ये टेलीफोन एक्सपेंस तो मेरा लेजर है, लेकिन अलग अलग टेलीफोन नंबर के जो मैंने लेजर बना रखे हैं, दैट इज सब लेजर। सेम में क्रेडिटर्स का लेजर है, उसके नीचे जितने फॉर ईच क्रेडिटर देयर इज ए सब लेजर। ये क्लियर हुआ? ये जो सन्ड्री हम बोलते हैं ना, सन्ड्री, सन्ड्री कहीं ना कहीं सब लेजर के लिए होता है। ये सब सारे का टोटल कर दो तो हर बंदे के लिए एक एक हम सब लेजर निकालते हैं। इसका आपको कभी कभी पड़ जाए, कोई पूछ ही ले, तो आप यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट कि सब लेजर होता क्या। और बताओ, और लायबिलिटी में और क्या क्या हो सकता है? एक वर्ड आता है एक्सपेंसेस पेएबल। एक्सपेंसेस पेएबल आप समझते हो? तो जो खर्चे हो गए और पे नहीं करे अभी तक। यस। जैसे आपको याद होगा, हम पढ़ रहे थे एसेट्स में इंटरेस्ट रिसीवेबल। वो जो हम पढ़ रहे थे कि इंटरेस्ट कमाई तो हो गई थी लेकिन कमाई मिली नहीं थी। वैसे ही एक्सपेंसेस पेएबल होते हैं, खर्चे तो होते हैं
लेकिन अभी हमने प्रैक्टिकली पे नहीं किया। इसका कोई एक एग्जांपल दे सकते हो? सर कोई काम करा लिया लेकिन उसकी फीस नहीं दी। ओके ओके, दैट इज वन ऑफ दैट। और क्या हो सकता है? आपका मतलब है जैसे मैंने किसी सीए से काम करवा लिया, प्रोफेशनल चार्जेज पेएबल, यही ना? किसी को एक और आता है ऑडिट फीस पेएबल। ये सब वो खर्चे हैं जो हम किसी प्रोफेशनल से काम करा लेते हैं, पैसे बाद में देते हैं। इसकी एंट्री हम कब करते हैं? सर जब खर्चा होता है, काम हो जाता है जब हमारा। ओके, आपका कहना सही है, बट पूरा सही नहीं है। आमतौर पे क्या होता है, जब आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऐसा कोई काम करवाते हो तो उसमें हम पार्टी का लेजर खोल देते हैं आमतौर पे। लेकिन जब आई मीन इफ पेड ड्यूरिंग द ईयर तो हम पार्टी लेजर खोल देते हैं। लेकिन इफ पेड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर तो आमतौर पे हम खर्चा पेबल दिखा देते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ उसका। जैसे क्या होता है, 31 मार्च 25 में हम एक एंट्री डालते हैं, डेबिट ऑडिट फीस, क्रेडिट ऑडिट फीस पेबल। थ्योरी में आपने जो नियम बताया, रूल बताया, वो सही था। थ्योरी में आपका गलत नहीं था। जैसे भी हम काम करा लेते हैं किसी से, उस बंदे का पैसा खड़ा हो जाता है। थ्योरी में ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रैक्टिकल में क्या होता है, आज हमने काम करा लिया, 10 दिन बाद पे कर दिया, तो उसको हम पेबल बना के खड़ा नहीं रखते। ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट कर देते हैं तो आमतौर पे हम उसको खड़ा नहीं रखते, बिल डाल के एंट्री ख़त्म करते हैं। लेकिन ऑडिट फीस एक ऐसा खर्चा होता है जो 31 मार्च के बाद ही ऑडिट होता है। तो हर साल वो छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, इवन प्रोप्राइटरशिप भी हो, जहाँ पर ऑडिट होता है और ऑडिट होने के कुछ रूल्स होते हैं, तो अगर ऑडिट होना है बुक्स की तो हम लोग 31 मार्च में खर्चा बुक कर देते हैं और पेमेंट करते हैं। जैसे जुलाई में, अगस्त में जब ऑडिट हो जाता है पेमेंट कर देते हैं, लेकिन बुकिंग पहले करनी पड़ती है। सॉरी, ऐसे ही कोई आपने मान लो मार्च में कोई किसी को प्रोफेशनल आपको लगता है कि, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो ये तो हो गई सीए की फीस हो गई। एक होता है कुछ हमें सीएस कंपनी का अगर अकाउंट बनाते हैं तो उसमें एक कंपनी सेक्रेटरी होता है। कंपनी सेक्रेटरी होता है। कंपनी के केसेस में हम कुछ सर्विसेज कंपनी सेक्रेटरी से भी लेते हैं, जैसे कुछ आरओसी की रिटर्न फाइल कराना, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है कंपनी सेक्रेटरी का। ये पूरे साल का ही हमारे लिए काम करता रहता है। हमें किसी सीएस का खर्चा बुक करना होता है तो हम उसको प्रोफेशनल चार्जेज में डाल के क्रेडिट प्रोफेशनल चार्जेज पेबल डाल देते हैं। मान लो इसकी 5,000 रुपये फीस हुई फॉर एग्जाम्पल, तो ये मान लो सीएस की फीस हो गई। ऐसे कोई भी खर्चा जो आपको लगता है कि मुझे अभी बाद में देना है और इस साल के बदले मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, इवन आप अकाउंटिंग चार्ज भी डाल सकते हो। डेबिट टू अकाउंटिंग चार्जेस
आपने मान लो कोई अकाउंटेंट हायर कर लिया है, सोचा यार छोड़ो रूटीन के तो मैं काम कर ही लेता हूँ, साल में एक बार काम करा लो, बुक्स बनवा लो। मान लो उसके लिए आपने 20,000 का प्रोविज़न कर दिया, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। ये तो वो होती हैं जो हम साल के अंत में करते हैं नॉर्मली, जो पेबल खड़ी करते हैं, इस तरह के खर्चे हम साल के अंत में पे करते हैं। लेकिन एक चीज़ और होती है जो हम पेबल खड़ी करते हैं लेकिन वो हर महीने खड़ी करते हैं, वो होती है सैलरी पेबल। आम तौर पे हमारे दिल्ली में, इंडिया में एक प्रैक्टिस है कि आम तौर पे लोग 7 तारीख को पैसे देते हैं, 7/1/25 को देते हैं, 7 नॉर्मली एक प्रैक्टिस है कि हम 7 तारीख को सैलरी देंगे। यहाँ पे इंडिया में एक प्रैक्टिस है। अब जरा सोचो, 7 जनवरी को जिसकी सैलरी जा रही है वो तो दिसंबर की जा रही है ना, 7 फरवरी को जो सैलरी जा रही है वो जनवरी की जा रही है। इसकी बुकिंग आपको दिसंबर में करनी पड़ती है। डेबिट सैलरी टू सैलरी पेबल, जो भी सैलरी है, जिसकी भी जो भी सैलरी, आप यहाँ डाल देते हो रमेश सैलरी। तो नियम से सैलरी वाले जो खर्चे होते हैं हर 31 तारीख को बुक कर देना चाहिए। पेमेंट आप चाहे 7 को करो, 8 को करो, 10 को करो, 20 को करो, अलग अलग लोग बाग जैसे भी करते हैं, बट खर्चा आपका बुक हो जाता है मंथ के एंड। ये क्लियर हुआ? तो सैलरी पेबल आमतौर पे हम लोग मंथली करते हैं, और वो जो प्रोफेशनल चार्ज, ऑडिट फीस, वो जो होता है हम ईयरली करते हैं। और क्या खर्चा हो सकता है? क्या रेंट पेबल हो सकता है? जी। थ्योरी में हो सकता है, प्रैक्टिकली नहीं होता। रीजन, क्योंकि इंडिया में कॉन्सेप्ट है रेंट एडवांस ही चलता है। थ्योरी में संभव है, अगर किसी का रेंट नहीं दिया है तो आप रेंट खड़ा कर दो, ठीक है, दैट इज ओके। बट प्रैक्टिकली में कोई ऑफिस का रेंट लेने पे जाओगे, ऑफिस रेंट पे लेने जाओगे तो आपको एडवांस ही रेंट देना होगा। एक सिस्टम है कि आपको एडवांस ही देना है, तो आमतौर पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है बुक्स में, बट थ्योरी में है, आप इसको खड़ा कर सकते हो। और बोलो, और कोई लाइबिलिटी समझ में आ रही है? टैक्सेस, टैक्सेस पेबल, पहली या दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था कि टैक्स भी हमारे लिए एक जिम्मेदारी होती है। हमारे बिजनेस में टैक्स का भी एक पार्ट होता है, गवर्नमेंट भी एक पार्टी होती है, तो हमें गवर्नमेंट को भी देना होता है। टैक्स में भी कई सारे टैक्सेस हैं जिसमें हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है। कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं, समझने के लिए समझ लो, जैसे TDS होता है, GST होता है, इनकम टैक्स होता है, और अगर कोई टैक्स इम्प्लीकेबल है तो उसमें वो हम पेबल खड़ा करते हैं। टैक्सेस में ये सारे जो हैं, TDS जो है ये तो हम लोग मंथली एंट्री करते हैं, GST भी मंथली करते हैं, और इनकम टैक्स आमतौर पे ये ईयरली करते हैं, प्रोविज़न कर देते हैं। साल के अंत में हमें लगता है कि इतना टैक्स लगने वाला है, तो हम एक प्रोविज़न करके छोड़ सकते हैं। अब ये TDS GST वगैरह थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ यहाँ पे, जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। TDS क्या होता है, जैसे मान लो जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया जब आप किसी को 1 लाख रुपए पे कर रहे हो तो डिपेंडिंग ऑन अलग अलग नेचर आप 1% काट लो, 2% काट लो, 10% काट लो, अलग अलग नेचर पे अलग अलग TDS रेट होता है। तो गवर्नमेंट कहती है
कि मान लो 10% है, तो 1 लाख में से 10,000 आप पहले काट लो, पार्टी को दो 90,000, ठीक, और 10,000 दे दो गवर्नमेंट को ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी। सर एक सवाल था, बोलिए। अगर हम कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी तो कोई मतलब बैंक वो नहीं होती, अगर हमने टैक्स नहीं भी भरा तो पता भी नहीं चलेगा गवर्नमेंट को। देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन दो तरीके से होता है, या तो आप बैंक से करोगे, बैंक बोल लो या ऑनलाइन बोल लो, एक ही बात है, या आप ट्रांजैक्शन कैश में करोगे, ठीक। तो ट्रांजैक्शन का मोड अलग अलग हो सकता है, लेकिन बैंक में क्या होता है कि आप छुपा नहीं सकते, बैंक में तो एंट्री आ ही जाती है। कैश में आप छुपा सकते हो, ठीक है, कैश में आप छुपा सकते हो, ये बात सही है। लेकिन फॉर एग्जांपल, एक आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो खाली कैश में चलते हैं। जैसे जैसे आपने कोई ढाबा खोल लिया, समोसे की दुकान खोल ली, पकौड़े की दुकान खोल ली, जिलेबी की दुकान खोल ली, छोटी सी दुकान, बड़ी दुकान नहीं, छोटी सी दुकान। बड़ी दुकान तो बहुत सुंदर सुंदर दुकानें होती हैं, तो वहाँ पर लोग क्रेडिट कार्ड भी यूज कर लेते हैं, डेबिट कार्ड से भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ज़रा निजामुद्दीन की बस्ती में चले जाओ और 1 किलो जलेबी खरीद के दिखा दो कार्ड से, वहाँ आपको कैश ही देना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कैश पे चलते हैं, और वो बिजनेसमैन भी अगर अपना अकाउंट्स बनाता है तो उसको कैश की एंट्री ही दिखानी पड़ती है। गवर्नमेंट ने कैश की एंट्री को कंट्रोल करने के लिए कुछ सैंक्शंस लगा दिए हैं कैश ट्रांजैक्शन। जैसे कैश आप बैंक में डालोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा अलग से, बैंक से कैश निकालोगे तो उस पर आपको कैश देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं CTT, कैश ट्रांजैक्शन टैक्स। ये पहले नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने कैश के ट्रांजैक्शन को रोकने के नियत से, क्योंकि कैश में घपला ज़्यादा होता है, तो उन्होंने CTT लगा दिया। लेकिन गवर्नमेंट कितना CTT लगा लेगी, वो तो जस्ट एक रोका है। लोग क्या करते हैं भाई, 10 लाख कैश उठाया, बैंक में डाल दिया, तो गवर्नमेंट कहती है अब कैश में मत करो, उसमें टैक्स की चोरी होती है, तो उन्होंने अपनी तरफ से CTT लगा दिया। लेकिन इसके बाद भी ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं। बीच में क्या आया था आपको ध्यान होगा, कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने कहा था गो डिजिटल। तो गवर्नमेंट को ये लगता है कि अगर मैं लोगों को डिजिटल बना दूंगा तो सारी एंट्रियां बैंक में आ जाएंगी, कोई भी बंदा एंट्री छुपा नहीं पाएगा, तो क्या होगा, मैक्सिमम लोग वाइट में हो जाएंगे, गलत नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन सर अब तो क्रिप्टो करेंसी अभी आ गई है, तो उसमें तो गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलता उसकी भी ट्रांजैक्शन। अगर मैं क्रिप्टो खरीद लूँ तो हम्म। गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा। चलिए, इस पर मैं बाद में आऊँगा, मैं पहले आपका क्रिप्टो का फंडा क्लियर कर देता हूँ, पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। इसमें मैं एक दो चीज़ें भी और मुझे बतानी थी, इसको मैं अभी बाद में बताऊँगा, पहले मैं आपका क्रिप्टो क्लियर करता हूँ। सबसे पहले क्रिप्टो एक करेंसी है जो आउट ऑफ इंडिया ये वैलिड है, इंडिया में ये इलीगल है। लीगल है। क्रिप्टो में बताता हूँ, क्रिप्टो में मैं आपसे कोई सामान नहीं खरीद सकता, ठीक, एक बात तो ये पर होगी। दूसरी ट्रांजैक्शन बात होती है। बताता हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ, अभी अभी आप ही के पास आ रहा हूँ। गवर्नमेंट ने इसको अभी अलाउ नहीं करा है कि जनरल पब्लिक इसको यूज करे, लेकिन चूंकि ये बाहर का बिजनेस बहुत तगड़ा चल रहा है, तो इंडिया में बहुत सारे लोग क्रिप्टो क्या करते हैं, खरीदते हैं, बाई करते हैं और सेल करते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग क्रिप्टो खरीदते हैं और बेचते हैं। तो लोग बाग जो इसको खरीदते बेचते हैं, वो अपना इसको ट्रेडिंग पर्पस से यूज करते हैं। देखो, ट्रेडिंग करना एक बात है, और उसको करेंसी को
पब्लिक यूज में करना दूसरी बात है। एग्जाम्पल देता हूँ। मतलब हम इससे कोई सामान नहीं खरीद। एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे जब आप ट्रेडिंग पे जाओगे, ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, तो आप डॉलर में भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जापान का जो येन है उसमें भी कर सकते हो, चाइना वाले भी कर सकते हो, दुनिया भर में बहुत सारी करेंसी है, आप सब में ट्रेड कर सकते हो। ऑनलाइन खरीदो, यूरो ऑनलाइन वगैरह बेच सब। दो। यूरो है, बहुत सारे हैं। हम्म। लेकिन जब आप सब्जी लेने जाते हो तो क्या आप किसी को डॉलर देते हो? क्या आप किसी को येन देते हो? किसी को आप यूरो देते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे जो करेंसी हैं वो वैलिड हैं, लेकिन चलन में नहीं है। और क्रिप्टो तो टोटली इनवैलिड है। अगर कोई तो चला, सर जैसे डॉलर अगर है। जैसे मैं अपना बिजनेस, हम्म। हाँ, हाँ, जैसे बोलो मेरा बोलो। बिजनेस है, अगर मैं अगर सेल करूँ और बदले में क्रिप्टो ले लूँ, तो उससे तो टैक्स बच हम्म। जाएगा मेरा। आप क्रिप्टो तो ले लोगे, लेकिन बेचोगे कहाँ, यूज कहाँ करोगे? इसको आप किसको दोगे? मैं तो लूंगा नहीं, मेरे जैसा कोई बाहर आदमी की आपसे लेगा बाहर नहीं। बाहर की जो ट्रेडिंग कंपनीज होती है उसमें कन्वर्ट करा लूंगा। मैं कह तो रहा हूँ, ट्रेडिंग तो आप कर ही रहे हो। ट्रेडिंग के लिए तो गवर्नमेंट ने मना नहीं किया। अब हम्म। गवर्नमेंट ने क्यों न मना नहीं किया ये भी बता देता हूँ। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं, मैं जिनकी आईटीआर फाइल करता हूँ। वो लोग क्या करते हैं, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा। कहते हैं सर ये मैंने पैसा कमाया है, ये लॉस खाया है, तो बताओ इसका क्या करें। सर क्रिप्टो में तो फुल टैक्स लगता है ना, कोई मतलब इस टैक्स स्लैब में नहीं आता ना ये। बताता हूँ। हाँ, बताता हूँ। इसमें क्या होता है, हम जब कैपिटल गेन पढ़ा था हमने, उसमें इनकम में पढ़ा था शायद। तो कैपिटल, अब थोड़ा सा ना पीछे हम चल रहे हैं, हमने कैपिटल गेन पढ़ाया था आपको। कैपिटल गेन में दो प्रकार की होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये शायद तुमने पढ़ा भी होगा किताबों में। हम्म। ये पढ़ा? जी। आपने पढ़ा? तो जी जी। अलग अलग दोनों के रूल होते हैं, कौन शॉर्ट टर्म जाएगा, कौन लॉन्ग टर्म जाएगा। तो अगर इंडियन सिटीजन है और हम्म। अगर इंडिया की चीज़ों में ट्रेड कर रहा है, जैसे ज़मीन हाँ। खरीदा, ज़मीन बेचा, इंडियन शेयर खरीदा, इंडियन शेयर बेचा, शेयर मार्केट किया, तो इसमें कुछ रूल्स हैं। कहीं पर 10% लग रहा है, कहीं 15% लग रहा है, कहीं 20% लग रहा है, कहीं 30% लग रहा है। इन दोनों के अलग अलग रूल्स हैं इंडिया के हिसाब से। शॉर्ट टर्म अच्छा। का अलग टैक्स रेट है, लॉन्ग टर्म का अलग टैक्स रेट है। ठीक। ओ, लेकिन जब क्रिप्टो में करोगे तो इसे फ्लैट 30%। हाँ ये मैंने सुना था आज कहीं। आज खरीदो, कल बेच दो, तुम्हें 30% देना पड़ेगा। तो लेकिन ये सर जिसमें ट्रेड करते हो वही वाले काटेंगे या फिर हमें अलग से आईटीआर फाइल करनी अब पड़ेगी? बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। जैसे इंडिया कोई शेयर खरीदो, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का आपने एक शेयर खरीद लिया, आज खरीद लिया, कल बेच दिया, तो इसमें सिर्फ पंद्रह हम्म। परसेंट लगेगा। आज खरीदा क्यों? और एक साल के बाद बेचा, रूल है ना, लॉ है, गवर्नमेंट सुविधा दे रही है ना। अच्छा, इनकम टैक्स लॉ। हाँ। अब आज आपने टीसीएस का शेयर खरीदा और हम्म। एक साल के बाद बेचा। हम्म। ठीक। मान लो एक साल के बाद बेचा और आपने प्रॉफिट कमाया, मान लो 80,000। समझना हम्म। बात को। आपने टाटा का शेयर खरीदा, आज खरीदा, कल बेच दिया, तो शॉर्ट टर्म में आ गया, तो 80,000 का आपको 15% देना पड़ेगा। ठीक है, कितना हुआ? 12,000 हुआ मेरे ख्याल, 12,000 हुआ। लेकिन आज आपने टाटा का शेयर खरीदा और एक साल के बाद बेचा और प्रॉफिट हम्म। कमाया कितना? 80,000। तो इस पर हम्म। लगेगा नील। अच्छा, इस पर कोई टैक्स ही नहीं लगेगा? कोई टैक्स नहीं, 1 लाख तक माफ है। हाँ। और बोलो, तो ये सुविधा हुई कि नहीं हुई? लेकिन वो यानी ऊपर वाला शायद ट्रेडिंग में आ गया, नीचे वाला इन्वेस्टमेंट में आ गया। नहीं नहीं, वो वैसा इस सेंस में नहीं है, दोनों ट्रेडिंग ही है। लेकिन गेन क्या है, गेन के दो नेचर हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। भाई ये भी तो इन्वेस्टमेंट भी है, मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूँ। आज बेचा, 3 दिन बाद बेच दिया, मेरा ये भी इन्वेस्टमेंट है। मैंने 3 दिन में क्यों बेच दिया? क्योंकि मुझे रेट अच्छा मिल रहा था। कई हम्म। बार शेयर होता है 1 साल के बाद रेट घट जाते हैं, ऐसे बहुत सारे शेयर मिलेंगे आपको। तो मुझे लगता है कि मुझे जल्दी बेच दूंगा तो मेरा फायदा है, तो लोग तो 15% दे के भी काम अगर करते हैं। अगर लॉस में बेचते हैं तो फिर टैक्स नहीं देना पड़ेगा? टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसके कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, बाद वाले प्रॉफिट से उसको एडजस्टमेंट भी मिलती है, तो सुविधाएं सर सारी अभी मिलती हैं। अभी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, हम्म। उन्होंने कुछ बताया था कार का, कि अगर आप कार बेचते हो तो जितना हम्म। लॉस में बेचा उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। वो समझ में नहीं आया था मेरे को, क्या था वो।
जो भी वो नोटिफिकेशन था मुझे कॉपी भेजना, कहीं से कॉपी पेस्ट करके भेजना, मैं समझने की कोशिश करूंगा। ठीक आमतौर है। पे क्या होता है, कार भी आपका एक एसेट होता है, ठीक है। हम्म, अगर आपने इसको प्रॉफिट में बेचा हम्म, तब तो इनकम टैक्स लगेगा, समझने हम्म, की कोशिश करना। कार को हम्म, अगर आपने प्रॉफिट में बेचा तब तो इनकम टैक्स लगेगा। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। क्यों? हम्म, क्योंकि आज मैं शोरूम से 10 लाख की कार खरीद लाया, 3 दिन बाद बेचने जाऊंगा, दस वैल्यू लाख कम की हो होने के जाती है। बाद वैल्यू कम हो जाती है। तो ऐसे केसेस में थ्योरी में तो अच्छा है कि प्रॉफिट में बेच रहा हूँ तो टैक्स देना पड़ेगा, लॉस में बेचूंगा तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अब बताता हूँ, हो सकता है उनका मीनिंग, हो सकता है उनके बोलने का क्या मीनिंग रहा हो, वो मैं आप समझाने की कोशिश इंस्टाग्राम पे करता हो? हूँ। इंस्टाग्राम पे तो मैं हूँ, बट यूज नहीं करता मैं, यूज और नहीं वेरी करते हैं, रेयर। तो मैं आपको रील रील शेयर कर देता हूँ, रील में आप मुझे वो बता व्हाट्सएप दीजिए। भेज देना, रील भेज देना, मैं समझने की कोशिश करूँगा। बट इसमें एक जो टैक्स लगता है वो मैं बता देता हूँ। हो सकता है उनका मतलब ये रहा। मान लो तुम जीएसटी रजिस्टर्ड हो, हमारा कोई बिजनेस है एबीसी ट्रेवल्स, हम्म, इसमें तुम्हारा जीएसटी में रजिस्टर्ड है। हम्म, अब तुमने कार खरीद लिया, कार खरीद के अपना बिजनेस किया, जो भी किया, 3 साल बाद आपके कार की वैल्यू मान लो 10 लाख से घट के 3 लाख रह गई। 3 लाख रह गए। बच्चे हम 2-3 मिनट में पैकअप कर रहे हैं, इसको अभी हम कल और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी मुझे कहीं ठीक। निकलना है, मैं थोड़ा जल्दी निकलूंगा। मान लो ओके। 10 लाख की कार थी जिसकी वैल्यू 3 लाख रह गई। तो गवर्नमेंट कहती है बिकॉज यू आर ए जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन एंड यू आर गोइंग टू सेल योर कार फॉर 3 lakhs, तो यू हैव टू इनवाइस, आपको बिल काटना पड़ेगा इसका, कार 3 लाख का प्लस जीएसटी 18 18 3 54 हज़ार, और ये 3,54,000 रुपया कलेक्ट करके आपको 54 हज़ार गवर्नमेंट को देना है। हो सकता है निर्मला जी का कहने का भाव ये रहा हो। अभी आपने क्या देखा, 10 लाख की कार आपने 3 लाख में बेची, लेकिन 54 हज़ार टैक्स देना पड़ेगा। हम्म, हो सकता है उनका मीनिंग ये रहा हो। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? 54 हज़ार आपको इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि जब आप 10 लाख की कार खरीद रहे थे और इस पर जो 18% 1,80,000 आपने पे किया था सरकार को, ये आपने इनपुट ले लिया था, तो उस समय तो भोग लिया था इसका सुख। जब निकाल रहे हो तो इसका थोड़ा सा दुख भी झेलो। हम्म, ये आई प्रिज्यूम कि शायद उन्होंने पुरानी कार के सेंस में इस पे बोला होगा। इनकम टैक्स तो कतई नहीं लगेगा, जीएसटी जरूर लगेगा अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड हैं तो। ओ, इनकम टैक्स सिर्फ प्रॉफिट्स पे ही लगता है, ये श्योर है। हाँ, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, वैसे मान लो आपने अपनी पुरानी कार मुझे बेच दी, मैं गया टोल ट्रांसपोर्ट विभाग में, मुझे उसके कुछ फीस देने पड़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्ज देने पड़ सकते हैं, ये अलग चीज़ है। बट इनकम टैक्स कतई नहीं लगेगा। जो मैं को रिलेट कर पा रहा हूँ, शायद उनका बोलने का मतलब ये रहा होगा कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स वर्ड यूज नहीं किया होगा, शायद खाली टैक्स यूज किया होगा। जीएसटी के साथ कुछ बोला होगा। मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप खाली देखना। टैक्स, हाँ खाली टैक्स बोल दिया होगा। मतलब आप हम्म, पुरानी कार ही बेचोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स हम्म, में तो सारे आ जाते हैं ना, तो इस सेंस में बोल दिया होगा। बट अगर कम 10 रुपए की चीज़ या 5 रुपये में बेचते हो तो उसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये श्योर है। अच्छा चलो बच्चे, जो अभी इसमें कई सारी पॉइंट्स रह गई हैं, मुझे अभी आपको क्रिप्टो को भी थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा। हम कहाँ थे? कैश वाला ट्रांजेक्शन आपने पूछा था कि हम चोरी करेंगे तो क्या होगा, इसमें मुझे एक दो एग्जाम्पल और माइंड में है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और हम टैक्सेस पेबल पढ़ रहे थे, इसको हम थोड़ा सा कल और देखेंगे, कल मंडे मिलेंगे।